अच्छा, जो कैम्ब्रिज का डॉक्यूमेंट है सिलेबस का, उसमें इन्होंने पूरे सिलेबस को 42 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। जो कि अगर हम कंबाइन करें तो आ, 3 मेजर टॉपिक्स उसमें बनते हैं। और आ, उसमें एक जो टॉपिक है वो बनता है एरिथमेटिक का, फिर दूसरा अलजेब्रा, और तीसरा ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल वगैरह, ये सब उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, इसी तरह से एक्सपोनेंट्स या पावर्स की वजह से नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसी तरह उनके फैक्टर्स और मल्टीपल्स किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एरिथमेटिक बेसिक जो है उसका एक टॉपिक बनता है। फिर इसके बाद सेट्स दूसरा टॉपिक बनता है, जिसमें फिर वेन डायग्राम और सेट के ऑपरेशंस ये डिस्कस होते हैं। इसी तरह स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये सब एक्सपोनेंट्स या पावर्स या रूट से रिलेटेड चीज़ें हैं। डायरेक्टेड नंबर्स, फिर इसी तरह डायरेक्टेड नंबर में हम टेम्परेचर के डिफरेंसेस और बाकी नंबर्स का एवरेज वगैरह ये फाइंड करते हैं। फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस को कैसे डील किया जाता है, ऑर्डर कैसे किया जाता है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ग्रेटर लेस देन, इसको नंबर्स को कैसे कंपेयर करके हम उनको प्लेस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर ऑपरेशंस, एस्टिमेशन, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, ये सब के सब जो है ना अरिथमेटिक के ऑपरेशंस हैं। तो हम तकरीबन 3 से 4 क्लासेस में ये पूरा कवर कर रहे होंगे, जिसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फिर रेशो, प्रोपोर्शन, रेट वगैरह, परसेंटेजेस, टाइम की कैलकुलेशन, और पर्सनल स्मॉल बिजनेस फाइनेंस, ये सब चीज़ें अरिथमेटिक से ही ज़्यादा रिलेटेड है, और यही हम सबसे पहले कवर करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड मेजर टॉपिक आता है अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में हमें पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और इसी तरह से इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, और फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, एलसीएम को कैसे यूज़ किया जाता है, ये इससे रिलेटेड है। फिर इंडाइसेस आ जाएंगे, जो अलजेब्रा में भी यूज़ होते हैं और अरिथमेटिक में भी यूज़ होते हैं। फिर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफ पे कैसे ये काम होता है, इक्वेशंस के सोल्यूशन का और इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन का। फिर इसी तरह नंबर पैटर्न, सीक्वेंसेस वगैरह, इसी तरह से इससे रिलेटेड जो जनरल फॉर्म्स बनानी होती हैं वो भी अरिथमेटिक का ही पार्ट होता है, लेकिन वो हम थोड़ा बाद में कर रहे होंगे। फिर वेरिएशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेशंस और प्रोपोर्शंस आते हैं। फिर ग्राफ्स वगैरह से रिलेटेड मुख्तलिफ फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, फंक्शंस पे कैसे वर्किंग की जाती है, उनका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद ये जो ज्योमेट्री है, यहाँ से एक थर्ड बड़ा पोर्शन वो शुरू होता है। इसमें टर्म्स आ जाती हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस को चेक करना होता है, सिमेट्री, एंगल्स, इसी तरह से लोसाई और मेंसुरेशन वगैरह, ये सब जो है ना इसका पार्ट है। फिर मेजर्स में हमें यूनिट्स वगैरह और उनकी कन्वर्जन को सीखना होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी इसी का पार्ट है, वेक्टर्स भी इसी में आ जाएंगे। मैट्रिसेस का ताल्लुक भी असल में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों से है, ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी किसी हद तक अरिथमेटिक का पार्ट है, और फिर इसी तरह स्टैटिस्टिक्स, उसमें डायग्राम्स और उसकी वर्किंग, ये मेजर टॉपिक्स हैं, या पूरा हमारा सिलेबस है जो हम कवर करेंगे। अच्छा, शुरू हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हमें अरिथमेटिक्स का पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक यानी बेसिक जो नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें अच्छी तरह पता हो, और हम इसको यूज़ करना जानते हो, तो फिर हम आगे अलजेब्रा और बाकी चीज़ों में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और फिर सारे इंटीजर्स इसका पार्ट होते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, जिसमें डेसिमल वाले नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते, और साथ ही साथ इसमें फ्रैक्शंस हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये मैं साथ साथ इसमें लिखता भी जाता हूँ। तो सबसे पहले ये कि इंटीजर्स
होल नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते। तो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में मिड में ज़ीरो होता है। ज़ीरो को समझा जाता है कि ये एक न्यूट्रल वैल्यू या न्यूट्रल पॉइंट है जो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ज़ीरो से राइट पर जो नंबर्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होती हैं, और ज़ीरो के लेफ्ट पर जो भी क्वांटिटीज़ होंगी या नंबर्स होंगे वो सब के सब नेगेटिव समझे जाते हैं। तो इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव की डिवीजन हो जाती है। ज़ीरो को हम ना पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स असल में सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब है कि इसमें डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो से ग्रेटर जितने होल नंबर्स हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह द सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर और साथ साथ उसमें जीरो को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इंटीजर्स यानी इंटीजर्स यहाँ पर पॉजिटिव सारे नेचुरल नंबर्स, और उसमें एक नंबर अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल जीरो हो, सब के सब इंटीजर्स इसमें आएंगे, बस इसमें फ्रैक्शंस या डेसिमल के नंबर्स नहीं आएंगे। इसी तरह सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी बना सकते हैं Z से, Z की तरह का ये सिंबल है, और ये असल में नेचुरल नंबर्स ही होते हैं जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी बना सकते हैं जिसमें हम जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। और फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो इसी तरह बन जाता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये वो सारे नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। हर वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होगा। यानी रैशनल नंबर को हम क्यू की तरह के एक सिंबल से शो करते हैं, और क्यू क्या होता है? इट इज इक्वल टू, यानी ये जो सेट है इसका मेंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, जिसमें ए ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेगा। तो जो सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है बिलोंग्स टू या इट इज अ मेंबर ऑफ। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका मतलब है इंटीजर्स में से कोई एक होगा, और इसी तरह से जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगा। तो एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा होगा, और साथ साथ ये कंडीशन है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जो नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने से क्या मसला होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर हम लेते हैं 4 और उसको हम जीरो से डिवाइड कर देते हैं, तो अब जीरो की डिवीजन से क्या प्रॉब्लम हो रही है? किसी को कोई आइडिया है तो बताएं। अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, अच्छा, फर्ज करें अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर देगा? जी, 4 आंसर देगा, बिल्कुल सही है। सही। तो इसी तरह एक आंसर वो चैट में आ गया कि अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। सही, यानी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर इसके आंसर में आएगा। तो अब वो इनफाइनाइटली लार्ज नंबर क्या है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते।
तो इसको हम कहते हैं कि एक अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा, यानी ऐसा आंसर आ जाएगा जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, या जिसको हम कहीं नंबर्स में लिख नहीं सकते, या किसी नंबर लाइन पे हम उसको शो नहीं कर सकते। तो चूंकि वो अनडिफाइंड नंबर है, तो इस वजह से हम इस केस को रैशनल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं कि जब भी कोई नंबर जीरो से डिवाइड होगा तो आंसर कोई रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, और वो डिफाइंड नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर किसी ना किसी जगह शो कर सकते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर का ऑपोजिट क्या होता है? एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। अब इसमें भी ए अपॉन बी की जो फॉर्म है वो ए बी इंटीजर्स हैं और बी जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब आखिरी और सबसे बड़ी डिवीजन वो रियल नंबर्स की है। रियल नंबर्स, इसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इन्होंने स्केच बनाया हुआ है कि रियल नंबर्स, इसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूडेड है। अब इरेशनल नंबर ये उस वक्त नॉर्मली जनरेट होते हैं जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, यानी ऐसी फ्रैक्शन के जिसमें डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और चूंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम उसकी कोई एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलकुलेटर से √2 का आंसर फाइंड करेंगे तो वो 1.41 और बहुत सारे नंबर्स वो शो करता जाएगा, और ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं पर रुक नहीं रहा। क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हम इसकी फ्रैक्शन भी नहीं बना सकते। इसी तरह पाई, इसको हम 22/7 के इक्वल लिख देते हैं, लेकिन ये एक अप्रॉक्सीमेटेड फ्रैक्शन है, ये उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं है। पाई का जो ओरिजिनल नंबर है वो 3.142857, फिर उसके बाद 142857, और फिर उसके बाद इसी पैटर्न को कंटिन्यू करता है, यानी ये जो 6 डिजिट्स हैं ये इसके अंदर कंटिन्यू होते रहते हैं। अब किसी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में उस वक्त कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो कहीं टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर हम उसको फ्रैक्शन में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, और जो नंबर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके अगेंस्ट में रैशनल नंबर्स होंगे जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, तो सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं एक इंटीजर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 6, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे शो कर सकते हैं? जी, क्या करना पड़ेगा अगर हम इसको एज अ फ्रैक्शन शो करना चाह रहे हैं? होल नंबर 6 को हम फ्रैक्शन में कैसे शो कर सकते हैं? सही, यानी हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, और 6/1 6, यानी ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है या फ्रैक्शन की फॉर्म है जिसमें ये इंटीजर फ्रैक्शन में शो हो जाएगा। इसी तरह वो सारी फ्रैक्शंस जो कि हम लिख सकते हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये नंबर्स और उनकी डिवीजन का एक मैप है जो हमें पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, जो कि है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स पे हम क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल, हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और डिवीजन कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो वो बताएं, इन 4 ऑपरेशंस के अलावा।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा अगर हम कोई ऑपरेशन नंबर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है? अच्छा, फर्ज करें मैं ऐसे लिखता हूँ किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 8 स्क्वायर। इसका क्या मतलब होगा? ये इन चार में इंक्लूडेड है या इसके अलावा कोई काम है? 8 स्क्वायर इन चार ऑपरेशंस में इंक्लूडेड है या इससे अलग है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये जो 8 स्क्वायर है ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके क्या ख्याल है? यानी जब हम 8 स्क्वायर लिखते हैं तो हाँ, इसका मतलब 8 × 8 है। तो असल में 8 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह अगर कहीं लिखा हुआ है 8 × 8 × 8, तो ये है तो मल्टीप्लिकेशन, और वो नंबर रिपीटेडली अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि हम इसको 8 क्यूब लिख सकते हैं, जिसमें ये 8 बेस कहलाता है और ये 3 इसका एक्सपोनेंट या इसकी इसको हम पावर भी कहते हैं। सही, तो इसको हम रीड करते हैं 8 रेज़ टू 3। बेस 8 है, रेज़ टू 3 है, इसका मतलब है यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है 3 टाइम्स। और इसी तरह अगर 8 रेज़ टू 4 लिखा हुआ है तो अब वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो जाएगी, बस इतना होगा। सेकेंडली, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन उसको हम यूं शो करेंगे, जैसे 8 × 4 का आंसर 32 आ जाएगा। लेकिन अगर 8 रेज़ टू 4 लिखा हुआ है तो फिर 8 को 8 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, उससे हमें आंसर मिलेगा। अच्छा, अब फर्ज करें कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं 4 × 5 + 2, और इसको हमें सॉल्व करना है। और मैं आपके सामने दो सॉल्यूशंस करता हूँ इसके, तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। ये इसका सॉल्यूशन 1 है, जिसमें हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 + 2 7 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ आंसर 28 आ जाता है। और एक और सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, जिसमें हम 4 × 5 20 पहले कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से आंसर 22 आता है। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है? सॉल्यूशन 1 कितने लोगों के ख्याल में सही है? हैंड रेज करें आप, यहाँ से देखें रिएक्शंस में होगा। जी, सॉल्यूशन नंबर 2 सही है। अच्छा, सॉल्यूशन 1 कितने लोगों के ख्याल में सही है? ठीक है, और सॉल्यूशन 2 एक ने कहा सही है, बाकी लोगों का भी ख्याल है सॉल्यूशन 2 सही है। सही। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर हम कहते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन सही नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है? जी, बिल्कुल। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ऑपरेशंस जो नंबर्स पे अप्लाई करते हैं ना या परफॉर्म करते हैं, तो वो उसके लिए कुछ सेट रूल्स हैं, और उन रूल्स को हम बाईपास नहीं कर सकते। और अगर करेंगे
तो फिर आंसर्स गलत आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि रूल्स क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हमें नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या, किस सीक्वेंस में चलना चाहिए? जी, एक आंसर है बॉड मास। बॉड मास का क्या मतलब है? जी, इसका क्या मतलब है? बी का मतलब क्या है? सही, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सही, तो इसका मतलब है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। आ, अच्छा, अच्छा, अभी आप लोग जो वो चैट में रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो अब मैंने ऑप्शन उसको ओपन करके, अब आप जो रिप्लाई करेंगे वो सबको नजर आ जाएगा। जी ठीक है, तो अब आप एवरी वन पे करके रिप्लाई कर देना, सबको पता चल जाए। अच्छा चले, मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताएं मैं इसमें क्या करूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ और प्लस 5। अब मुझे बताएं सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करना है? और लेट से मैं इसमें ये भी कर देता हूँ। चलें, अब इसमें मैंने 4 चीज़ों को इन्वॉल्व किया। एक हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हमें नज़र आ रहा है, एक हमें एडिशन का नज़र आ रहा है, एक हमें यहाँ कुछ पावर नज़र आ रही है, साथ साथ हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स नज़र आ रही है। तो जी, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स करेंगे। ब्रैकेट में क्या करूं मैं, मतलब मैं 5 और 4 को प्लस कर दूं, ब्रैकेट का ये मतलब है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सही, सबसे पहले देखें हमें पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, तो सही, वो पावर इसी तरह सॉल्व होगी कि आपके पास आंसर 16 आएगा और फिर प्लस 5 है मल्टीप्लाइड बाय 3 है। तो उसके बाद क्या होगा, 16 प्लस 5 21 आ जाएगा और 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 हम कर देंगे तो आंसर यहाँ पर 63 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ज़रा इस रूल को देखें हमने कैसे अप्लाई किया। तो सबसे पहले याद रखें कि आपके पास एक्सपोनेंट्स या पावर्स, सबसे पहले हमें इनको अप्लाई करना होता है। ठीक है, और ये अब आप अपने पास नोट कर लें। सेकेंडली आप देखें यहाँ पे हमने देखा कि हमें पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स अगर लगी हो, एक्सप्रेशन में लिखी हो, तो हमें उनको वर्कआउट करना होता है। फिर इसके बाद थर्ड पर हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये थर्ड है। और फोर्थ पे आप नोट कर लें हमें करना होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये प्रायोरिटी है, ये रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अच्छा, ये रूल्स आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, अगर आप D1 देखेंगे ना तो उसमें ये है। मैं इसकी आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, बुक भी शेयर कर लूँगा। तो ये हमारे पास प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमें बेहतर ये कि हम पावर्स एंड रूट्स को पहले लिखें, ब्रैकेट्स को बाद में लिखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रायोरिटी के साथ हमें चलना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लिखे हुए ना इन्होंने, कि हमें जब ये ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट चलना होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5
डिवाइडेड बाय, मैं इसको थोड़ा सा नंबर को चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब दो मेथड्स हैं, एक तो ये कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें ये दोनों की जो प्रायोरिटी है ना वो सेम होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पहले डिवीजन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, इसमें कोई प्रायोरिटी सेट नहीं होती, आप दोनों में से कोई भी काम पहले कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ अब दो डायरेक्शंस में हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्शन ये कि हम लेफ्ट टू राइट जाएं और इसको सॉल्व करें, और दूसरी डायरेक्शन ये हो सकती है कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो फिर पहले 5 को डिवाइड होना चाहिए 20 से, और आंसर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ठीक है, और इससे फिर आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो 40 को पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 से, तो आंसर 200, और फिर ये डिवाइड होना चाहिए 20 से, तो आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। खैर वहाँ पे भी 10 ही आएगा, लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो आंसर डिफरेंट आ जाता है, और ये प्रैक्टिस सही नहीं होती, रॉन्ग होती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हर केस में आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, और कहीं पर भी यानी उसमें मसला नहीं होगा। यही रूल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं कि हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है अगर तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी अगर हम एक सम लिखते हैं कि 4 + 5 - 2, तो स्टैंडर्ड ये होगा कि पहले आप लेफ्ट टू राइट जाते हुए एडिशन कर लें 9, और फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 7 आ जाएगा। अब ये केस इतना सिंपल है, या क्वेश्चन इतना सिंपल है कि अगर आप राइट वर्ड भी सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि वो अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो फिर वो उसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा होता। तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, और फिर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस वो सॉल्व करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन ले लें, जैसे ये लिखा हुआ है 4³ - 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64, और फिर है -5। चले, अब बताएं सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसको वर्कआउट करना चाहिए। यहाँ सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं सिवाय डिवीजन के, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और पावर्स भी हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी हैं। सबसे पहले हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट्स करें, ठीक है। ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट तो ये शो करिए कि ये वाली क्वांटिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो अभी हम उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, तो इसका मतलब ये हुआ ना, क्यूब रूट का मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले पावर्स को वर्कआउट करना, ठीक है। पावर्स अब आपको कितनी जगह नजर आ रही हैं, एक आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और एक ये वाली टर्म में नजर आ रही है जहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है। 5 को मैं हटा देता हूँ। अब देखें, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, ये हैं जिन पे हमें पावर नजर आ रही है, तो हमें इसके एक्सपोनेंट को या पावर को पहले वर्कआउट करना होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि 4³ का क्या मतलब है। वो इजी है कि 4 को हमें रिपीटेडली 4 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो आंसर 64 आएगा। तो हम यहाँ 64 लिख देते हैं।
बाकी -7 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन का साइन 16 माइनस ब्रैकेट एज इट इज, और -5 भी एज इट इज। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 64, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 64 बेस में है, और ये जो क्यूब रूट है इसका क्या मतलब है? ये जाहिर है किसी पावर को शो कर रहा है ना, तो वो पावर हम क्या एक्सपोनेंट क्या ले सकते हैं? किस एक्सपोनेंट को शो कर रहा है? जी, किसी को कोई आइडिया हो तो बताएं। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ। पहली चीज ये नोट कर लें कि जब भी आपको ये वाला साइन नजर आएगा ना, तो ये कहलाता है रेडिकल साइन, या इसको हम सर्ड भी कहते हैं। रेडिकल का मतलब ये होता है, रेडिकल साइन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई बेस होगी। फॉर एग्जांपल ए एक बेस है, has been multiplied by 6 to give 64 as the answer, सही है। तो इसकी एक बेस होगी, और इसकी पावर में, इसके कम एक्सपोनेंट में 1 अपॉन सम पावर होगी। जी सही है। देख लेते हैं, -47 आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास अगर इस रेडिकल साइन में यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब होगा कि आपको 1 के डिनोमिनेटर में पावर में एक्सपोनेंट में 2 रखना है, तो ये 1/2 को शो करेगा। यानी सिंपल ये जो रूट होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी बेस पर पावर 1/2 आएगी। और अगर आपको इस रेडिकल साइन में यहाँ 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो अब जो भी आपकी बेस है उसकी पावर में आप हमेशा 1/3 करके लिखेंगे। और अगर यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब है कि बेस के ऊपर पावर आपको 1/4 लिखनी है, एंड सो ऑन। तो रूट में ये वाला नंबर शो करेगा कि 1 के डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, पावर में, एक्सपोनेंट में। और अगर कुछ नहीं है, तो फिर इसका मतलब होगा कि हमेशा वहां पे 1/2 होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, मिसाल के तौर पर यहाँ 64 था और रेडिकल के साइन पे 3 था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर है 1/3। अब आपको 64 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि इस पे पावर 3 आ जाए। तो 64 वो 4 इंटू 4 इंटू 4 से आता है, और 4 रेज टू 3 64 बनता है। और अगर इसको फर्दर हम 1/3 कर दें, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है। तो अगर हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 जो कि 3 दफा खुद से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब उसका वो इफेक्ट 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये वाला नंबर कैंसिल हुआ, और आंसर में 4 आ जाएगा। तो ये वाला काम हमें यहाँ पर शो करना है कि ये है 4³ रेज टू 1/3, जिसका आंसर आपके पास 4 आना चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये आ जाएगा 4 - 5। अब हमने जो भी पावर्स थी ना, देखें वो सॉल्व कर ली, चाहे वो सिंपल पावर थी, चाहे वो रूट के केस वाली पावर थी। तो सबसे पहला काम ये करना होगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में, कि आपको पावर्स को वर्कआउट करना। पावर्स हो गई। अब सेकंड हमें किसको देखना होगा? अगर एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट्स हैं तो उनको वर्कआउट करें। ठीक है, तो अब आपके पास एक ब्रैकेट नजर आ रही है। अब हम ब्रैकेट को वर्कआउट करते हैं, तो 4 - 5 से आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। और ब्रैकेट्स में यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो कर देते हैं, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद बताएं नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब यहाँ 3 ऑपरेटर्स हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी वाइज जाहिर है हमें सबसे पहले अभी मल्टीप्लिकेशन को देखना है, और फिर हम, जी, तो हम यहाँ पर एक मिनट। हाँ, क्या बोल रही थी? हेलो।
7 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42 और ये आपके पास आ गया 7 और 16 का प्रोडक्ट 112। उसके बाद अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसमें हम वही रूल फॉलो करते हैं कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो 64 पॉजिटिव है, 112 नेगेटिव है, इसमें से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा 52 और 4 फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दें तो -48। ग्रेटर नंबर नेगेटिव था उसकी साइन आ जाएगी और फिर -48 + 1 करेंगे तो -47। इस तरह ये आपका फाइनल आंसर आएगा और ये सही था आंसर, बिल्कुल फाइनल आंसर -47 है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गई जिसमें हमने तकरीबन सारी चीज़ों को देख लिया कि पावर्स किस तरह यूज़ होती हैं, ब्रैकेट्स कैसे सिंप्लीफाई होती हैं, फिर डिफरेंट ऑपरेशंस हो तो उसमें किस सीक्वेंस को फॉलो करके हमें सॉल्व करना होता है। अब इससे रिलेटेड जो है ना, मैं आपको पास पेपर्स के क्वेश्चंस वो निकाल के दूंगा। तो मैंने आपको क्लासरूम का लिंक भेजा, वो आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें मैं कुछ वीडियोस भी इससे रिलेटेड और इसी तरह पास पेपर का जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे टॉपिकल, वो भी मैं उसमें शेयर कर दूंगा, तो वो आज की आपकी प्रैक्टिस का पार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं वापस हम इस पे। तो हमने नंबर्स देखे, हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। अब यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें हम मेजर्स वाला जो टॉपिक था उसकी एक आध एग्जांपल देख रहे हैं कि the temperature at the bottom of a mountain was 22 and the temperature at the top was -7. Find the difference between the two temperatures. अगर हमें दो क्वांटिटीज में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो आसान तरीका ये होता है डिफरेंस फाइंड करने का कि आप लार्जर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी कर दें। तो लार्जर टेम्परेचर था 22 माइनस स्मॉलर क्वांटिटी थी -7 जी। तो 22 + 7 से इनका डिफरेंस हमें पता चल गया 29। अब देखें यहाँ पे ये जो एडिशन का साइन है ना, इससे कंफ्यूज ना हो, ये एडिशन हम इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम फाइंड डिफरेंस ही कर रहे हैं। एडिशन का रीजन ये है कि जो स्मॉलर क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव क्वांटिटी में ऐड हो जाएगी। सेकंड हमें ये करना है कि हमें एवरेज फाइंड करना है, एवरेज ऑफ द टू। अब दो क्वांटिटीज हों या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज हों, एवरेज किस तरह फाइंड किया जाता है कि आप न्यूमरेटर में उनका सम कर देते हैं और डिनोमिनेटर में आपने डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि आपने ऐड की थी, उससे आप उन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो दो टेम्परेचर की वैल्यूज थी, 22 थी और -7 थी, दोनों को सम किया, यानी सम का मतलब है ऐड करना है, सम में सिंपल ऐड करना होगा। तो 22 - 7 15 आ जाएगा और दो क्वांटिटीज आप। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हमें एवरेज करना हो तो हम जितनी क्वांटिटीज का भी एवरेज हमें फाइंड करना है, हम उन्हें ऐड करेंगे, सम करेंगे न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमने ऐड की हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आप 5, 10, 20 और 40 इनका एवरेज बता दें। तो सिंपली हम ये करेंगे कि इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे और हमने 4 क्वांटिटीज ऐड की हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 20 35 और 40 75। 75 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास आंसर 18.75 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी एक इससे डिफरेंट एक एग्जांपल। यहाँ इन्होंने क्या किया, 22 - 7 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनके पास एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स आ गया जो कि इनको गिवन थे। ओके, अब हमें जाना है दो चीज़ों की तरफ जो कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखने से पहले ये बताएं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हम किनको कहते हैं? जी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है?
कोई भी बात जो आपके जहन में आ रही हो वो आप बता दें। प्राइम नंबर्स, numbers which do not come in any other table except one and itself। बिल्कुल सही। तो अब ये बताएं कि क्या वन प्राइम नंबर है? रीजन क्या है? वन क्यों प्राइम नंबर नहीं? वन वन के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो प्राइम क्यों नहीं है? तो प्राइम नंबर्स की जो है ना, हम कहते हैं कि कंडीशन ये है कि ऑल द नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स ओनली, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। दो फैक्टर्स होने चाहिए। एक फैक्टर जैसे आपने बताया कि हाँ, एक होता है फैक्टर हर ऐसे नंबर का वन, और दूसरा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइव की बात करें तो फाइव के दो फैक्टर्स होंगे, एक फाइव खुद होगा और दूसरा फैक्टर फाइव का वन होगा। तो सिंस फाइव के सिर्फ दो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइव इज अ प्राइम नंबर। वन प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि वन का एक फैक्टर खुद वो भी वन ही है और दूसरा फैक्टर भी वन है, तो असल में ये दोनों तो सेम हो गए ना। तो सेम हो गए तो इसका मतलब है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर, इट हैज ओनली वन फैक्टर। और अगर ये एक ही फैक्टर रखता है, इट डज नॉट हैव टू फैक्टर्स, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो वो सारे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, वन इटसेल्फ और एक दूसरा वन, तो फिर वो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं उसकी एग्जांपल लिखूं तो आपके सामने ये टू से शुरू होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से आगे चलते जाते हैं। अच्छा, अब इसके साथ हमें दो बातें और समझनी है। एक ये कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और दूसरा ये कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूँ 20। अब मैं दोनों क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्या 20 के फैक्टर्स क्या हैं और 20 के मल्टीपल्स क्या हैं। तो अब मुझे 20 के कुछ फैक्टर्स बताएं, क्या होंगे 20 के फैक्टर्स? जी, फैक्टर्स क्या होते हैं, या 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? सही। तो 20 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। सही है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, फैक्टर्स आर मल्टीप्लाई। फैक्टर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसके वो फैक्टर होंगे ये उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये 20 के फैक्टर्स हैं तो मतलब इनका प्रोडक्ट 20 आएगा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 20 के मल्टीपल्स बताएं, मल्टीपल्स क्या है? कोई से दो तीन बताएं 20 के मल्टीपल्स। बिल्कुल। तो 20 के मल्टीपल्स, पहला मल्टीपल 20 खुद है, 40 है, 60 है, 80 है एंड सो ऑन। तो अब देखें 20 जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि 20 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, और वो किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके जो आंसर देगा ना वो 20 के मल्टीपल्स होंगे। 20 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीपल 40 बनेगा, 3 से हो जाएगा तो 60 बनेगा एंड सो ऑन। तो 20 के मल्टीपल्स ये वो आंसर्स होंगे या वो प्रोडक्ट्स होंगे, वो नंबर्स होंगे जिनमें
20 खुद एज अ फैक्टर यूज होगा और ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके जो आंसर्स देगा वो 20 के मल्टीपल्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स का ये फर्क मैं जरा बाद में भी दोबारा आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास हम दो नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है। और आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कि मिसाल के तौर पर इनका HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बताना है। तो नोट करने की बात ये कि यहाँ पर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पर मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये दो काम करने हैं तो मिसाल के तौर पर LCM फाइंड करने का तरीका आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, इन दोनों को जो लीस्ट प्राइम फैक्टर हो सकता है उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, फिर अगर हम 5 से डिवाइड कर लें, फिर 5 से कर लें, और आखिर में आपने डिवाइड किया। आपको डिवीजन तब तक कंटिन्यू करनी होती है जब तक ये 1 1 वाले नंबर्स ना आ जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इससे हमें इनका LCM मिल जाएगा और वो आपके पास क्या आ रहा है, 100। 100 क्या है, 100 LCM है। ठीक है। मतलब क्या है कि ये मल्टीपल है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 20 एंड 50। और दूसरा, ये मल्टीपल दोनों में कॉमन है, यानी ये वो नंबर है जो कि 20 का भी मल्टीपल है और 50 का भी मल्टीपल है। और तीसरी बात ये कि इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये वो फर्स्ट नंबर है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल बनेगा। ऑल्दो इसके अलावा भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं और होंगे, लेकिन वो लीस्ट नहीं होंगे, वो लीस्ट वाले से ग्रेटर होंगे। तो हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाइड रखने के लिए ये करते हैं कि जब हमें फ्रैक्शंस को खास तौर पे सॉल्व करना होता है वहां हमें LCM की जरूरत पड़ती है ताकि हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएं। और डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए जो कॉमन मल्टीपल हम लेते हैं वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। अगर हम लीस्ट ना लें तब भी आंसर गलत नहीं होगा, बस ये होगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को वो हम फ्रैक्शंस अभी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको हम अवॉइड करने के लिए बस ये करते हैं कि हम LCM ले लेते हैं ताकि मोस्ट सिंप्लीफाइड हमारे पास नंबर आए और उसको मजीद वर्कआउट करना आसान रहे। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि 20 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो एक तो इसका प्राइम फैक्टर 2 बनेगा और उसके बाद इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। इसको अगर हम यूं लिख लें तो 2 स्क्वायर इंटू 5। अच्छा, 50 को अगर हम देखें तो 5 इंटू 5 इंटू 2, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब अगर आपको प्राइम फैक्टर्स गिवन है तो आप इसमें से कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? LCM कैसे फाइंड किया जाएगा? जी, LCM का मेथड ये होगा कि हमें सारे फैक्टर्स लिखने होंगे और जो कॉमन है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली एक्सपेंडेड वाली फॉर्म से बताऊं तो यहाँ पर 2 दो दफ़ा आया तो हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर 2 एक दफ़ा अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है वो एक 2 के साथ कॉमन हो गया, तो हम कॉमन वाले को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे तो 2 स्क्वायर लिखा जाएगा। इसी तरह 5 देखें, यहाँ पे एक दफ़ा अपीयर हो रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, तो लिखेंगे हम सिर्फ 5 स्क्वायर। एक 5 कॉमन था, उसको हम रिपीट नहीं करते।
और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे हमें हमारा एलसीएम भी इस तरह मिल जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के होते हैं, और उसमें से जो कॉमन होता है उसको रिपीट नहीं करते, तो हमारा एलसीएम बन जाता है। अच्छा, अब एचसीएफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कैसे आएगा? एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है? जी, एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना है ना प्राइम फैक्टर्स की मदद से, तो हम इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं। जैसे 2 एक फैक्टर दोनों में कॉमन था, उसको लेंगे। 5 दोनों में कॉमन था, उसको लेंगे। और इससे जो आपके पास आंसर आएगा वो एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब 10 एक ऐसा फैक्टर है जिससे ग्रेटर कोई फैक्टर एक साथ 20 और 50 का फैक्टर नहीं हो सकता। यानी 10 20 का भी फैक्टर है और 10 50 का भी फैक्टर है, और 10 से बड़ा कोई नंबर 15 20 25 30 वो दोनों का फैक्टर नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये फैक्टर है दोनों का कॉमन फैक्टर है। और इससे छोटे भी कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 5 है वो भी दोनों का कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 है वो भी दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट नंबर की बात करें तो वो 10 बनेगा, 10 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हम नंबर्स की पहले कर चुके हैं, तो उससे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर सकते हैं। जी, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है ना वो मैं आपको असाइन करूँगा।